हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वन फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने आ रहे हैं फार्माकोलॉजी का टॉप 20 क्वेश्चंस विद आंसर, यानी क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे एंड इसमें आंसर भी पढ़ेंगे। ये टॉप 20 इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में आप इजीली पास हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं इजीली। तो इस लेक्चर में जैसे कि हम लोग पूरे ऑल ओवर सिलेबस से सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से चूज किए हैं और उसके क्वेश्चंस को आंसर किए हैं विद हम लोग कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी एनालाइज किए हैं। फिर इस टॉप 20 क्वेश्चंस को हम लोग बना पाए हैं। ठीक है, तो इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है टॉप 20 क्वेश्चंस बनाने में, राइट। तो आज के लेक्चर में पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे एंड आने वाले लेक्चर में हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फार्माकोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसा टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोलॉजी, डिस्कस द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है ये है कि अगर आप फार्माकोलॉजी का एग्जाम देने बैठे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लेता है। मेरे साथ यही इंसिडेंट हुआ था कि भैया फार्माकोलॉजी का जब मेरा पेपर था तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे में आ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप फार्माकोलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको फार्माकोलॉजी पता होना चाहिए ना, एंड इसके स्कोप इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी बना के पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, राइट। तो हिंदी भी देख लीजिए, फार्माकोलॉजी की परिभाषा दीजिए, फार्माकोलॉजी का क्षेत्र और महत्व बताइए। साथ ही हम लोग कंबाइंड क्लासेस चला रहे हैं, लाइक आपको पता होगा, अगर आप लोग हमसे जुड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि भैया हम लोग देखिए यहाँ पे 2 लैंग्वेज में लेक्चर को पढ़ाते हैं। जैसे एक आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है, एंड सेकंड क्या है, सेकंड सेम कंटेंट को हिंदी में भी डिस्कस करते हैं। इससे क्या होता है, इससे अगर कोई वीक स्टूडेंट है, अगर भैया जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो इंग्लिश का हिंदी तो समझ में आ जाएगा ना। जैसे सेम कंटेंट यहाँ ऊपर लिखा है, डिफाइन फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी की परिभाषा दीजिए। अगर डिफाइन फार्माकोलॉजी कोई स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है तो नीचे फार्माकोलॉजी की परिभाषा दीजिए, ये तो समझ लेगा ना। सो दैट्स वाई हम लोग क्या किए हैं, इसीलिए हम लोग भैया 2 लैंग्वेज का यूज़ किए हैं, राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है भैया फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है, ठीक है, मतलब साइंस का ब्रांच है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मेडिकल ड्रग्स, जो हम मेडिकल ड्रग्स होते हैं, यहाँ पे देखो हम इमेजेस वगैरह लगा दिए हैं, रिसर्च वगैरह लैब में चल रहा है कि कैसे स्टडी किया जाता है ड्रग्स का। तो वही बता रहा है कि विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, जो कि ड्रग्स के स्टडी को पढ़ते हैं। देयर सोर्सेज, उस ड्रग्स के सोर्सेज को पढ़ते हैं, ठीक है किस ड्रग के, जो ड्रग्स बनती हैं, ठीक है, उस ड्रग्स के सोर्सेज को पढ़ते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट मिला है, कैसे कैसे बना है, उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, उसके एक्शंस को पढ़ते हैं, क्या एक्शंस करेगा अगर आप उस मेडिसिन को खाएंगे तो आपके बॉडी में क्या एक्शंस होगा। तो सब कुछ हम पढ़ते हैं, उसके यूजेस को भी एंड उसके साइड इफेक्ट, जिसको आप बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट को भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के आप फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन में इतना लिख सकते हैं। इतना शॉर्ट डेफिनेशन दिए हैं, अगर आप इतना लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि बड़ा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आप शॉर्ट वे में भी आप आंसर कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आप आंसर कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ये एक मेडिकल साइंस की शाखा है। नीचे हिंदी में देख लीजिए, फार्माकोलॉजी चिकित्सक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दवाओं के स्रोत, गुण, प्रभाव, उपयोग तथा दुष्प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फार्माकोलॉजी में यही होता है कि उसके दवाओं के स्रोत, गुण, प्रभाव एंड उसके दुष्प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। आगे स्कोप है। स्कोप क्या होता है भैया, क्या स्कोप है, अगर आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या स्कोप है। ठीक है, कोई स्कोप होना चाहिए ना। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ ड्रग सोर्सेज, आप ड्रग के सोर्सेज का स्टडी कर सकते हैं, जैसे वो कैसे बना है, प्लांट से बना है, एनिमल सोर्सेज से बना है, या फिर सिंथेटिक सोर्सेज बना है। ठीक है, तो आप ओवरऑल मिला के ये बोल सकते हैं कि ड्रग के सोर्सेस को पढ़ सकते हैं कि ड्रग्स कैसे कैसे बना है। एनिमल सोर्स से बना है, एनिमल से लिया गया है, या फिर प्लांट सोर्स से बना है, प्लांट से लिया गया है, या फिर सिंथेटिक से बना गया है। ठीक है, सेकंड क्या है भैया, सेकंड स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग्स। ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होता है, आप मेडिसिन खाते हैं, अब आप मेडिसिन खाते हैं तो आपको ये पता है कि हमारे बॉडी में ड्रग काम करेगी, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है कि कैसे काम करेगी, तो वही आप पढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। आप ये पढ़ेंगे कि आपके बॉडी में ड्रग कैसे काम करती है एक्चुअल में, आखिर कैसे काम कर लेती है।
आपको चोट यहाँ लगा, हाथ पे लगा रहता है, आप मुंह से दवाई खाते हैं, तो काम कैसे करती है यार, यहाँ पे कैसे ट्रीट कर देती है, उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, वो आप पढ़ेंगे, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, स्टडी ऑफ थेराप्यूटिक यूजेस, थेराप्यूटिक यूजेस आप पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रग के थेराप्यूटिक यूजेस यानी ड्रग वो जिसे जो ड्रग आप खाएंगे उसका क्या थेराप्यूटिक एक्शंस रहेगा, क्या ट्रीट करेगा। जैसे आप पैरासीटामोल पीसीएम खाएं, ठीक है, आप पीसीएम खाएंगे, पैरासीटामोल खाएंगे, तो ये मेडिसिन आपकी बॉडी में क्या थेराप्यूटिक एक्शन शो करेगी। सबसे पहले ये आपके पेन वगैरह को रिलीव करती है एंड फीवर को भी रिलीव करती है, तो ये होता है थेराप्यूटिक एक्शंस, ठीक है। तो जिस डिजीज के लिए आप मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, उस वो डिजीज ट्रीट करता है, तो उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक एक्शंस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी, जो दवाएं होती हैं उसके टॉक्सिसिटी को आप पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से, एंड उसके एडवर्स इफेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, जो ये होता है। एंड फिफ्थ में डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, जो भी न्यू ड्रग्स होते हैं उसको डेवलपमेंट करने के बारे में, विकसित करने के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसका भी स्टडी किया जाता है। एंड क्लिनिकल रिसर्च एंड ट्रायल्स में भी आप जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च वगैरह में आप जा सकते हैं, राइट, ठीक है। हिंदी देख लेते हैं। हिंदी ये भैया दवाओं के स्रोत का अध्ययन किया जाता है, जैसे वनस्पति, पशु, कृत्रिम किस सोर्सेस से बना है, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है। दवाओं की प्रणाली, कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में अध्ययन किया जाता है। दवाओं के चिकित्सक उपयोग का अध्ययन किया जाता है, जिसको आप थेरेप्यूटिक एक्शंस बोलते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, दुष्प्रभाव को। एंड नई दवाओं का विकास भी कर सकते हैं। एंड क्लिनिकल रिसर्च और परीक्षण में भी आप जा सकते हैं, ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च वगैरह भी कर सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली आप लोग पढ़ेंगे, तो इतना क्या है, स्कोप है, ठीक है, समझ में आ गया। इतना अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी, क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस का मतलब ये होता है महत्वपूर्ण, तो इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि महत्वपूर्णता, ठीक है, महत्वपूर्णता क्या है फार्माकोलॉजी का, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेल्प इन रेशनल यूजेस ऑफ ड्रग्स, इसका मतलब क्या होता है, रेशनल यूजेस का मतलब क्या होता है। रेशनल यूजेस का मतलब ये होता है राइट ड्रग एंड राइट पेशेंट एंड राइट डोज एंड राइट टाइम। ऐसा ड्रग जो कि राइट ड्रग हो एंड राइट पेशेंट को दिया जाता है एंड राइट डोज क्या है, जैसे 100 mg 200 mg राइट डोज दिया जाएगा एंड राइट टाइम पे दिया जाता है, उसको बोलते हैं रेशनल यूजेस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ये आप किस में पढ़ेंगे, कम्युनिटी फार्मेसी में पढ़ेंगे एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में, दोनों में है, ठीक है। रेशनल यूजेस ऑफ ड्रग्स कम्युनिटी फार्मेसी में एंड किस में है भैया, हॉस्पिटल फार्मेसी में, जिसको हमारे वसीम सर पढ़ाते हैं, ठीक है, वसीम सर अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं, पढ़ाते हैं, किसमें, एससीपी में और सीपीएम में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग थेरेपी, ये क्या होता है, सुरक्षित और प्रभावी होता है, क्या होता है, सुरक्षित और प्रभावी होता है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिवेंट्स ड्रग्स एंड इंट्रैक्शंस, प्रिवेंट ड्रग्स एंड इंट्रैक्शंस एंड एडवर्स इफेक्ट। दवा क्या होता है, हिंदी साथ में देख लीजिए, दवा क्या होता है, पारस्परिक क्रिया और दुष्प्रभाव से बचाता है। प्रिवेंट का मतलब होता है कि बचाना, तो ये ड्रग इंट्रैक्शंस और एडवर्स इफेक्ट से बचाता है। ड्रग इंट्रैक्ट कभी कभी इंट्रैक्ट कर देता है ना, खाना वगैरह से इंट्रैक्ट करता है, कोई एसिड वगैरह है तो एसिड वगैरह से, पेट के एसिड जो गैस्ट्रिक एसिड होते हैं उससे इंट्रैक्ट कर जाती हैं। एंड कभी कभी एडवर्स इफेक्ट जो हमारे बॉडी में दिखते हैं उसको भी ये बचाता है, प्रिवेंट करता है, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या है, इसेंशियल फॉर डॉक्टर्स, इसका मतलब क्या होता है, चिकित्सक, फार्मासिस्ट और नर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, आवश्यक होता है, इसेंशियल होता है। और डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड नर्स, मतलब डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड नर्स के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, राइट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इम्प्रूव्स पेशेंट केयर, पेशेंट केयर को भी बहुत ज़्यादा सुधार करता है, इम्प्रूव करता है, रोगी देखभाल में भी ये क्या करता है, सुधार करता है, राइट। तो ये रहे हमारे क्या रहे भैया, महत्वपूर्णता है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एक्सप्लेन करना है वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, कोई ड्रग अपने बॉडी में आप एंटर करा रहे हैं उसको बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड। ड्रग का मतलब दवाएं, दवाएं को अपने बॉडी के अंदर कैसे लिया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके वेरियस रूट्स, किस किस कितने रूट्स होते हैं, जैसे ओरल हो गया, इंजेक्शंस हो गया, टॉपिकल हो गया, इनहेलेशंस हो गया, ठीक है। तो वेरियस रूट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उसके लाभ और हानि, ठीक है, लाभ और हानि के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे कितने कितने रूट्स होते हैं। इसी को बोल सकते हैं आप वेरियस रूट्स, ठीक है, इसी को आप बोल सकते हैं वेरियस रूट्स, ये है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो टॉपिक दिया गया है, सिस्टेमिक पहला नंबर है एंड सेकंड नंबर लोकल है, ठीक है। ऐसे ही आपको छापना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आ गया है क्लासिफाइड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड, तो आपको पूरा क्लासिफिकेशन ऐसे फ्लो चार्ट में आपको बनाना होगा, क्योंकि फ्लो चार्ट में थोड़ा अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है,
एग्जामिनर देखता है तो ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स है काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, पढ़ के आया है, ठीक है। तो सबसे पहले सिस्टेमिक है, सिस्टेमिक में सबसे पहला है इंटेरल एंड पेरेंटल, ठीक है। इंटेरल में क्या है, इंटेरल में आपका ओरल है, ओरल जो आप मुंह से खाते हैं, ठीक है, जो टैबलेट वगैरह खाते हैं, सिरप वगैरह पीते हैं, तो उसको बोलते हैं ओरल। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल क्या होता है, सबलिंगुअल जो आप जीभ के नीचे, कोई कोई टैबलेट होता है ना जीभ के नीचे रखा रहता है, तो उसको सबलिंगुअल बोलते हैं। रेक्टल क्या होता है, रेक्टल कोई कोई सपोजिटरी वगैरह दिया जाता है, किसके थ्रू, एनस के थ्रू, किसके थ्रू भैया, एनस के थ्रू जो दिया जाता है उसको बोलते हैं रेक्टल, ठीक है। तो आपको इंटेरल समझ में आ गया, 3 पॉइंट है, देखिए पॉइंट्स बहुत कम रखे हैं इसलिए ताकि आपको इजिली आप कवर कर लें उसको, ठीक है। अगर हम लोग यहीं पे ज़्यादा रख देंगे तो आप कवर नहीं कर पाएंगे, तो इजीली कम रखे हैं, 2-3 पॉइंट को रखे हैं और 2-3 पॉइंट याद करने में भी ईजी रहेगा, ठीक है। पेरेंटल क्या होता है, पेरेंटल में 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले इनहेलेशनल, ये क्या होता है भैया, जो आप विक्स इनहेल करते हैं, सिंपल वे में समझिए। आप कभी कभी आपको अगर सर्दी जुकाम होता है तो आप लोग बोलते हैं ना कि विक्स इनहेल इनहेल कर लो भैया, नाक से इनहेल कर लो, तो उसी को बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है। तो विक्स जब इनहेल करेंगे तो आपके नाक या फिर मुंह के थ्रू क्या क्या होगा, जो आपका ड्रग्स होगा वो अंदर जाएगा, आपके बॉडी में एडमिनिस्टर करेगा, तो उसी को बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है। इंजेक्शंस, इंजेक्शंस क्या होता है, जो आपको इंजेक्शन लगता है, आईवी, आईएम, यहाँ पे देखिए टाइप्स भी हैं, आईवी, इंट्रावेनस, फिर इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटनियस, इंट्रा आर्टियल, इंट्रा आर्टिकुलर, फिर इंट्राथेटिकल, बाकी और लास्ट क्या है, इंट्राडर्मल, ठीक है। तो इतना आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें से मेन मेन पॉइंट याद कर सकते हैं। तो मेन मेन पॉइंट्स इसमें से कौन कौन सा है, आप ये बताओ, इनमें से मेन मेन पॉइंट्स कौन सा है। सबसे पहले आप इंट्रावेनस याद कर लेंगे, इंट्रामस्कुलर याद कर लेंगे एंड सब क्यूटनियस याद कर लेंगे, 3 पॉइंट इसमें भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी छोड़ दीजिए, यही ऊपर से 3 पॉइंट याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल भी क्या होता है, ये एक रूट्स है जो कि बॉडी में दिया जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, लोकल, लोकल क्या होता है भैया, लोकल जैसे लोकली पार्ट वगैरह पे। सबसे पहले आ गया है स्किन टॉपिकल, जो आप क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, हाथ पे क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं लोकल। कहीं आपको चोट लग गया है तो स्प्रे वगैरह, मुंह वगैरह स्प्रे करते हैं, तो लोकल पार्ट पे आप स्प्रे करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्किन टॉपिकल्स। फिर इंट्रानेजल, इंट्रानेजल क्या होता है, कभी कभी आप नाक के माध्यम से कोई ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे इनहेलेशन में करते थे विक्स, ठीक है। तो लोकल में भी इंट्रानेजल है, ठीक है, मतलब लोकल ये पार्ट लोकल का भी है, लोकल में भी आ जाएगा एंड पेरेंटल में भी आ जाएगा, राइट। फिर ओकुलर ड्रॉप, ओकुलर ड्रॉप वगैरह जो आप आंख में ड्रॉप, कान में ड्रॉप डालते हैं ना, तो उसके लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, म्यूकोजल, म्यूकोजल में क्या आता है, थ्रोट, वेजाइना, माउथ, ईयर, मतलब वेजाइना के थ्रू, माउथ के थ्रू, ईयर के थ्रू एंड थ्रोट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर कराया जाता है, ठीक है। ये भी एक लोकल में भी आता है, ठीक है। एंड इनहेलेशनल एंड ट्रांसडर्मल इसमें भी आ गया, ठीक है, ये दोनों इसमें भी आ गया, ठीक है, लोकल में। तो बाकी आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है कि, ठीक है, इतना पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप छोड़ सकते हैं। ये इनहेलेशन ट्रांसडर्मल लोकल में नहीं लिखना है, बाकी पेरेंटल में लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस इतना इतना याद करना है कि इंटेरल में 3 पॉइंट्स है एंड पेरेंटल में 3 पॉइंट्स हैं, लोकल में भी आपको 3 पॉइंट्स याद कर लेना है, स्किन टॉपिकल, इंट्रानेजल एंड ओकुलर ड्रॉप्स, बस इतने 3 अगर आप फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दिए, अगर आप अपने कॉपी में जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दिए, तो भैया आपका नंबर कटेगा नहीं, आपका नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है ओरल रूट्स। ओरल रूट्स क्या होता है, थोड़ा डीप में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ओरल रूट्स बेसिकली होता क्या है, ये भी पढ़ लेते हैं भैया। ड्रग इज टेकन बाय माउथ, ड्रग्स होता है आप मुंह के द्वारा लेते हैं, यहाँ पे देखो ये ड्रग्स है, ये मुंह के द्वारा ले रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भैया, ये एब्जॉर्ब थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कैसे होता है, जीआईटी के माध्यम से। जीआईटी क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपके जो पेट होता है यहाँ से लेके पूरा स्टमक तक का जो पार्ट होता है उसको जीआईटी बोलते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होता है, राइट। अवशोषित जिसको बोलते हैं, हिंदी देख लेते हैं, दवा मुंह से दी जाती है और जठरांत्र मार्ग जिसको बोलते हैं जीआईटी, इसी से अवशोषित होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ओरल रूट क्या होता है, इसका डेफिनेशन छोटा सा लिख देंगे तो काम हो जाएगा आपका। एडवांटेज क्या है भैया, लाभ क्या है, सबसे पहले कन्वीनियंट एंड सेफ, बहुत आसान होता है और बहुत सेफ होता है और सुरक्षित होता है, ठीक है। तो पहला ये लाभ हो गया, अगर आप मुंह से खाएंगे तो बहुत आसानी से खा लेंगे और बहुत सेफ सुरक्षित होता है, कोई प्रकार कोई दिक्कत नहीं, कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। सुइया वगैरह लगवाते हैं तो कोई कभी कभी इन्फेक्शन कॉज कर देता है, तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है। इसमें एडवांटेज यही है कि भैया कन्वीनियंट है और सेफ है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता आता है। जो आप ओरली मेडिसिन को खाते हैं, जैसे आप पैरासिटामोल को पेन किलर लेने आएंगे, मतलब ओरली जो भी मेडिसिन होती है जो आप मुंह के द्वारा खाते हैं, टैबलेट कैप्सूल,
ये बहुत खर्चीला कम होता है, इसका मतलब बहुत सस्ती आती है। एंड सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल होता है, लंबे समय तक उपचार के लिए ये उपयुक्त होता है। जैसे किसी किसी को बहुत लंबे समय तक कोई क्रोनिक डिजीज है, बहुत पुरानी डिजीज है, ठीक है, तो उसमें डॉक्टर्स टैबलेट कैप्सूल से यूज़ करता है, ऐसा नहीं करता कि डेली इंजेक्शन लेगा। डेली इंजेक्शन लगता है क्या? किसी को अगर लंबे समय तक कोई बीमारी है, अगर 1 साल तक मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है, चलाना है डॉक्टर को, तो डॉक्टर डेली 1 साल तक इंजेक्शन देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि भैया ये सेफ नहीं होता है, राइट। एंड इसीलिए भैया टैबलेट को दिया जाता है। टैबलेट बहुत सेफ होता है, लंबे समय तक आप यूज़ कर सकते हैं टैबलेट का, ठीक है। तो यही होता है भैया इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्या लाभ है इसको भी देख लेते हैं। स्लो वनसेट ऑफ एक्शन, स्लो वनसेट ऑफ एक्शन मतलब थोड़ा एक्शन स्लो होता है, क्योंकि ये आपके पेट में आता है, वहाँ पे घुलता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, फिर आपके टारगेटेड साइट पे आता है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होने में थोड़ा लेट लगता है, जिसकी वजह से इसका एक्शन थोड़ा स्लो होता है, राइट। फिर नेक्स्ट वन क्या, नॉट सुटेबल इन वोमिटिंग एंड अनकॉन्शियसनेस पेशेंट। जिस पेशेंट को उल्टी हो रहा है, ठीक है, जिस पेशेंट को उल्टी हो रहा है और जो पेशेंट बेहोशी हालत में है, उस पेशेंट को आप ये मेडिसिन नहीं खिला सकते। ये डिसएडवांटेज है। अगर कोई उल्टी कर रहा है, जैसे दवाई खाए उल्टी कर दी, दवाई खाए उल्टी करी, तो वो काम कैसे करेगा? तो वही बता रहा है कि अगर किसी को उल्टी आ रहा है और वो कोई बेहोशी हालत में है, तो उसको आप कैसे खिला पाएंगे? तो ये क्या होगा, ये डिसएडवांटेज ही हो गया ना। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर जाती है। जैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेसिकली ये क्या करता है, दवाई को थोड़ा रिड्यूस कर देता है। अगर आप 100 mg खाएंगे तो 100 mg में से आपका 60 mg ही पहुंच पाएगा आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है, पूरा मेडिसिन भी पहुंच नहीं पाता, ठीक है। जितना आप खाएंगे, जैसे 100 mg का मेडिसिन खाएंगे तो 100 mg पूरा पहुंच नहीं पाएगा, 60 mg पहुंच पाएगा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ना, पूरा असर नहीं कर पाता है, ठीक है। ओके, हिंदी देख लेते हैं। असर धीरे शुरू होता है, उल्टी या बेहोशी में उपयोग नहीं किया जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा ऑल ओवर ओरल रूट्स। समझ में आ गया ओरल रूट्स क्या है भैया? समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। आगे सब लिंगुअल रूट्स क्या होता है? ये ही भैया आप जो मैंने बताया कि जो जीभ के नीचे, जो मेडिसिन जीभ के नीचे रखा जाता है, इस मेडिसिन को आप निगल नहीं सकते, मतलब आप मुंह के थ्रू पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते, निगल नहीं सकते इसको। ये यहाँ पे आप रखेंगे जीभ के नीचे, तो वहीं से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है, टूटने के बाद ये वहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। तो ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग यानी जीवा के नीचे क्या होता है, रखा जाता है। यहीं से ये रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, यहीं से ये तेजी से एब्जॉर्ब हो जाता है। दवा जीभ के नीचे रखी जाती है, जिससे तेजी से अवशोषण होता है, ठीक है। एडवांटेज रैपिड एक्शन, इसका एक्शन रैपिड होता है, क्योंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर नहीं गुजरता। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरता तो थोड़ा लेट लगता है, ठीक है। और अगर पेट में जाता, पेट में घुलता, मतलब काफ़ी प्रोसेस है, आगे पढ़ेंगे। तो पेट में नहीं जाता, इसीलिए ये तेज काम करता है, यहीं से डायरेक्ट जीवा से आपके एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट, यहीं से आपका काम कर देता है। एवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एवॉइड करता है, वहाँ पे नहीं जाता। हिंदी भी वही तेज असर और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाव करता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्मॉल डोजेस ओनली, स्मॉल डोजेस ही आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ा टैबलेट आप जीभ के नीचे रख दें, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्मॉल डोज, जो छोटे छोटे टैबलेट्स होते हैं, वही जीभ के नीचे आप रख सकते हैं अच्छे तरीके से। मेकोज इरिटेशन, कभी कभी जलन भी हो सकती है, इरिटेट कर सकता है आपके जीभ वगैरह में। कम मात्रा की दवा ही दी जा सकती है, एंड जलन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आगे पेरेंट्रल रूट है। पेरेंट्रल रूट क्या होता है? इंजेक्शन के थ्रू जो लगता है। ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंजेक्शन, ये इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर कराया जाता है, जैसे आईवी हो गया, आईएम हो गया, सब क्यूटनीस हो गया, मतलब इंट्रावेस्कुलर, मतलब जो आप नस में लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर जो आप यहाँ मसल्स में लगाते हैं, सब क्यूटनीस। सब क्यूटनीस से बेसिकली इंसुलिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है, डायबिटीज के लिए, ठीक है। तो सब क्यूटनीस कहाँ लगता है? सब क्यूटनीस आपके नाभि के पास, पेट पे लगता है, ठीक है। तो मतलब यही टाइप से बता रहा है कि आईवी आईएम एससी, ठीक है। दवा इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, आईवी आईएम एससी। इसका एडवांटेज क्या भैया? इसका एडवांटेज रैपिड वनसेट ऑफ एक्शन, इसका रैपिड वनसेट ऑफ एक्शन होता है, तेजी से काम करता है। अरे यार, तेजी से काम इसलिए करता है, जैसे आप मेडिसिन को खाते हैं, तो खाने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरेगा, फिर वो अपने टारगेटेड साइड यानी ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। तो ये डायरेक्ट जो ये इंजेक्शन के थ्रू होता है, ये डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में ही डाल देते हैं, डायरेक्ट वेन्स में ही डाल देते हैं, जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है वहीं पे डाल देते हैं। तो ये डायरेक्ट अपने टारगेटेड साइड में पहुंच जाता है, इसलिए ये एक्शन फास्ट करता है, ठीक है, इसलिए रैपिड करता है। सुटेबल फॉर अनकॉन्शियसनेस पेशेंट, जो बेहोश होता है पेशेंट, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होता है। जैसे जो बेहोश होता है उसको इंजेक्शन वगैरह इजीली दे सकते हैं। एक्यूरेट डोज जो है दे सकते हैं, जैसे जितना एमजी आपको देना है पूरा अच्छे से आप, जैसे डॉक्टर का भी देखते नहीं ऐसे ऐसे करते हैं,
कितना एमजी देना है भैया, तो वही डायरेक्ट चौक देते हैं सुइया, ठीक है। तो एक्यूरेट डोज भी दे सकते हैं। तेज प्रभाव करता है, बेहोशी रोगी में उपयुक्त होता है एंड सटीक मात्रा दिया जा सकता है, राइट। तो ये रहा पेरेंटल रूट्स। आगे देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले पेनफुल मेथड होता है, इसका जो मेथड होता है, दर्द होगा, इंजेक्शन लगेगा, पेनफुल होगा। रिक्वायर्स स्टेराइल टेक्निक, स्टेराइल टेक्निक मतलब जो सिरिंज वगैरह होता है उसका ये क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है कि ऐसे ही आप डाल देंगे जो मेडिसिन को, ऐसे ही डाल देते हैं क्या आप लोग, इंजेक्शन की आवश्यकता तो पड़ती होगी ना। देखो यहाँ पे इंजेक्शन लग रहा है तो स्टेराइल का इंजेक्शन क्या होता है, स्टेराइल का रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कभी कभी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, कभी कभी यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, कोई कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। दर्दनाक तरीका होता है, स्टेराइल तकनीक आवश्यक होता है और संक्रमण का भी खतरा होता है, तो ये इसका ओवरऑल डिसएडवांटेज है। तो 3 पॉइंट याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे क्या है, फोर्थ पॉइंट है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट क्या होता है भैया, जो आप स्किन पे अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं टॉपिकल रूट, राइट। ड्रग इज अप्लाइड ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लोकल इफेक्ट। ड्रग को स्किन पे अप्लाई किया जाता है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किया जाता है, किसके लिए, फॉर लोकल इफेक्ट, लोकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। जैसे आपको कहीं कट गया, कहीं चोट लग गया, तो आप लोकली पार्ट पे लगा लेते हैं, तो लोकली पार्ट पे वो अपना एक्शन शो करता है, दर्द को आपको रिड्यूस कर देता है। दवा त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली पर लगाई जाती है, इसका एडवांटेज क्या है, लोकल एक्शन प्रोड्यूस करता है लोकली पे। और ये क्या है, फेवर सिस्टेमिक साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है, फेवर मतलब बहुत कम साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि ये जब आप बॉडी में नहीं लेंगे, खाएंगे नहीं, तो साइड इफेक्ट वैसे पे नहीं होता है। तो अगर साइड इफेक्ट होना भी रहेगा तो लोकली पार्ट पे होगा, बहुत कम साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो स्थानीय प्रभाव होता है एंड कम दुष्प्रभाव होता है, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज क्या होता है, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। आप जितना जितना सतह पर लगाएंगे उतनी ही सतह पर इसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। मे कॉज स्किन इरिटेशन, कभी कभी स्किन इरिटेट कर सकती है, जलन भी हो सकती है कभी कभी, ठीक है। तो त्वचा में जलन भी हो सकती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, राइट। आगे देखते हैं इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन मतलब जो आप इनहेल करते हैं मुंह के थ्रू या फिर नाक के थ्रू, जो भी इनहेल करते हैं। ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द लंग्स बाय इनहेलर और नेबुलाइजर्स। ड्रग्स जो होता है वो आप एडमिनिस्टर यानी बॉडी में एंटर कराते हैं, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू नहीं यार, मतलब जब आप मुंह से लेंगे तो लंग्स में जाएगा ना, तो इनहेल करके या फिर नेबुलाइजर के थ्रू क्या करते हैं, डायरेक्ट लंग्स में इनहेल कराते हैं, राइट। दवा फेफड़ों के माध्यम से इनहेल करके या फिर नेबुलाइजर द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, रैपिड एक्शंस, रैपिड तेज फास्ट मतलब फास्ट एक्शंस होता है। डायरेक्ट इफेक्ट ऑन लंग्स, ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे लंग्स पे, ठीक है, फेफड़ों पर। तेज असर होता है, फेफड़ों पर सीधा प्रभाव करती है। डिसएडवांटेज क्या है, यानी कमियां क्या है, डिसएडवांटेज रिक्वायर्स स्पेशल डिवाइस, एक स्पेशल डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसे ही आप ऐसे हाथ से सूंघ लेंगे तो हो जाएगा, उसके लिए एक प्रॉपर डिवाइस जो भी इनहेलर्स होता है उसका रिक्वायरमेंट होती है। इनकरेक्ट टेक्निक रिड्यूस इफेक्ट, अगर उसका टेक्निक इनकरेक्ट होगा, गलत गलत होगा तो प्रभाव थेरेप्यूटिक एक्शंस कम हो सकता है, ठीक है। तो विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है और गलत तकनीक से प्रभाव कम हो सकता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, किसका, इनहेलेशन रूट का। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बायो अवेलेबिलिटी। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, इसकी फैक्टर अफेक्टिंग पे भी एक्सप्लेन करो, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी के प्रोसेस को कौन ऐसा फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, हम रोक रहे हैं, तो हम रोक रहे हैं, हम ऐसा फैक्टर्स हैं जो कि आपको अफेक्ट कर रहे हैं खाना खाने से, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, पहले समझते हैं बायोअवेलेबिलिटी आखिर होता क्या है। तो इमेज के माध्यम से आप थोड़ा समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि बायोअवेलेबिलिटी आखिर होता क्या है। देखिए, आप मेडिसिन जो ओरली खाते हैं, कोई मेडिसिन हो गया 100 mg का, ठीक है, 100 mg का कोई मेडिसिन हो गया। अब 100 mg का मेडिसिन आपने ओरली यानी मुंह के थ्रू खाया। अब मुंह के थ्रू खाएं तो मुंह के थ्रू खाने के बाद आपका ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट वेन्स में चला गया, ऐसा तो है नहीं ना कि डायरेक्ट वेन्स में चला गया। मुंह के थ्रू खाएं, मुंह से के थ्रू खाने के बाद वो जीआईटी में गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्टमक में गया, वहाँ पे डिजोल्व हुआ, टूटा, डिस्ट्रॉय हुआ। एंड फिर वो गया कहाँ पे, आपके लीवर में, लीवर में गया, वहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद वहाँ से 100 mg जो मेडिसिन है वो आपका 60 mg में जो अनचेंज्ड फॉर्म, मतलब 60 mg एक्यूरेट डोजेस फॉर्म, अनचेंज्ड फॉर्म में, इसको आप कोष्टक में लिख सकते हैं अनचेंज्ड फॉर्म, ठीक है, अनचेंज्ड फॉर्म 60 mg आपका मेडिसिन बचा, ठीक है। अब ये 60 mg आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गया, ये आपका वेसल्स है, यहाँ पे आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आपका मेडिसिन पहुँच गया, आपका मेडिसिन जो आपने खाया 60 mg, ठीक है, यहाँ पे आपका 60 mg जो मेडिसिन था यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद ये अपने टारगेटेड साइट पे जाएगा जहाँ इसको एक्शन शो करना होगा, ठीक है। ये अपने टारगेटेड साइट पे जाके अपना एक्शन शो करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भैया बायोअवेलेबिलिटी का इतना मैंने इतना समझा है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितना फ्रैक्शंस मेडिसिन का कितना फ्रैक्शंस आपके ब्लड वेसल्स में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, इसी को बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए 60 mg पहुंच रहा है, तो इसका जो है बायोअवेलेबिलिटी 60 mg हो गया, ठीक है, 60%, ठीक है। तो भैया यही होता है बायोअवेलेबिलिटी का मतलब, यही है कि भैया दवाओं का कितना, मतलब ड्रग का कितना परसेंटेज फ्रैक्शंस जो है हमारे सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, इसी को बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। अगर इंजेक्शन के थ्रू देंगे तो इंजेक्शन के थ्रू जो बायोअवेलेबिलिटी होता है वो 100% होता है। क्यों 100% होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं होता है। डायरेक्ट जितना आप mg, जैसे अगर 10 ml देंगे, 10 ml मेडिसिन देंगे इंजेक्शन के थ्रू, तो 10 ml पूरा आपका इफेक्ट शो करेगा, तो इसका बायोअवेलेबिलिटी पूरा 100% रहता है, यानी कहीं भी कोई चीज़ कटने की चांसेस नहीं रहती है, ठीक है। कोई चीज़ जो है, जो कोई ड्रग्स जो है वो कहीं से भी रिड्यूस होने के चांसेस नहीं होता है। तो इसीलिए आप इंजेक्शन के थ्रू देंगे तो इंजेक्शन के थ्रू जो बायोअवेलेबिलिटी होता है वो 100% का 100% पूरा होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया इमेज के माध्यम से कि बायोअवेलेबिलिटी एक्चुअल होता क्या है। चलिए समझ में आ गया, आगे देखते हैं, डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी होता क्या है। Bioavailability is the rate and extent to which an administered drug reaches the systemic circulations in unchanged form। मतलब बायोअवेलेबिलिटी वह दर होती है, वह मात्रा है जिससे दी गई दवा अपरिवर्तित रूप यानी अनचेंज्ड फॉर्म, ठीक है, अपरिवर्तित रूप का मतलब होता है अनचेंज्ड फॉर्म में रक्त परिसंचरण यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है। मैंने आपको पीछे वही बताया, यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल्स है, ठीक है, रक्त फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे आपका मेडिसिन कितना परसेंट पहुंच रहा है, ठीक है। अगर आपका 100% पहुंच रहा है तो बायोअवेलेबिलिटी 100% हो गया, अगर आपका 60% पहुंच रहा है तो बायोअवेलेबिलिटी 60% हो गया, ठीक है। तो वही कहने का मतलब ये है कि ब्लड सर्कुलेशन में कितना परसेंट मेडिसिन आपका पहुंच रहा है, कितना परसेंट ड्रग्स पहुंच रहा है, इसी की बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी, राइट। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से कारक हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि हमारे बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है भैया रूट्स ऑफ एडमिनिस्टर्ड। जो रूट्स होता है, रूट्स क्या होता है, जिसके थ्रू आप खाते हैं, बॉडी में मेडिसिन को एंटर कराते हैं, सबसे पहले वही अफेक्ट कर देता है। तो सबसे पहले ओरल जो रूट होता है यही अफेक्ट कर देता है बायोअवेलेबिलिटी को। क्यों अफेक्ट कर देता है? क्योंकि यार जब आप मेडिसिन खाते हैं 500 mg, जाता है 300 mg, ठीक है, सर्कुलेशन जाता है 300 mg, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, वहीं ये अफेक्ट कर देता है, वहीं पे अफेक्ट करता है। यहाँ पे देख लो कि इंट्रावेनस रूट्स सो 100% बायोअवेलेबिलिटी, जो इंट्रावेनस रूट्स होता है ये क्या करता है, 100% बायोअवेलेबिलिटी देता है, वाइल जबकि ओरल रूट्स हैव ओरल रूट्स में हैव रिड्यूस बायोअवेलेबिलिटी ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के नाते जो है, जो हमारा ओरल रूट्स होता है उसका बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि भैया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है, इसीलिए कम हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि इंट्रावेनस मार्ग से 100% पूरा बायोअवेलेबिलिटी होती है, जबकि मौखिक रूप से अगर आप ओरली खाते हैं तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरती है, इसी कारण इसका जो असर होता है ये कम हो जाता है, और इसी कारण इसका परसेंटेज भी कम हो जाता है। अगर ओरली का आप परसेंटेज निकालेंगे तो इसका जो बायोअवेलेबिलिटी होता है बहुत कम होता है, लेस देन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ही यही है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यही फैक्टर्स है, सेकंड पॉइंट का यही फैक्टर्स है कि भैया ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरती है। ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, ये क्या होता है, मेटाबोलाइज्ड होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में मेटाबोलाइज्ड होता है, ठीक है, बिफोर रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में होता है। और ये क्या करता है, सो रिड्यूस बायोअवेलेबिलिटी, ये बायोअवेलेबिलिटी के फ्रैक्शंस को ये रिड्यूस करता है, उसके मात्रा को कम कर देता है, ठीक है। जो दवाएं यकृत में पहले ही मेटाबोलाइज हो जाती हैं उनकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। जो दवाएं यकृत में पहले ही मेटाबोलाइज हो जाती हैं उनकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा फैक्टर्स और है। ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी अफेक्ट करता है। कैसे? पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स, अगर कोई ड्रग्स बहुत कम घुलनशील है, ठीक है, बहुत कम घुलनशील है, तो एब्जॉर्ब्ड स्लोली एंड सो लो बायोअवेलेबिलिटी, ये एब्जॉर्ब भी स्लो होगा एंड इसका बायोअवेलेबिलिटी भी ये क्या करेगा, स्लो करेगा, यानी कम करेगा, थोड़ा धीरे करेगा, ठीक है।
तो कम घुलनशील दवाएं धीरे अवशोषित होती हैं और उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी कम होती है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है हमारे बायोअवेलेबिलिटी को, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करना होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, पार्टिकल साइज। ड्रग का पार्टिकल साइज भी अफेक्ट करता है। स्मॉलर पार्टिकल साइज इंक्रीज सरफेस एरिया एंड इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन। छोटा कण होता है तो उसका ठीक है, छोटा कण आकार सतह क्षेत्र बढ़ाता है, आकार की सतह का क्षेत्र बढ़ाता है और अवशोषण में भी बेहतर करता है, ठीक है। तो पार्टिकल साइज भी हमारा इफेक्ट करता है। अगर बड़ा साइज रहेगा तो भी अफेक्ट करेगा, छोटा रहेगा तो भैया ये सतह को बढ़ा देता है, राइट। आगे देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट है, डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म भी अफेक्ट करता है। लिक्विड डोजेज फॉर्म हैव हायर बायोअवेलेबिलिटी देन सॉलिड डोजेज फॉर्म। जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है, जो तरल डोज फॉर्म होता है, बायोअवेलेबिलिटी उसका क्या होता है, ठोस डोज फॉर्म से अधिक होता है। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड मतलब जो सिरप फॉर्म में होता है वो उसका जो बायोअवेलेबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है। एंड जो टैबलेट वगैरह होता है उसका जो क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी कम होता है, ठीक है। तो डोजेज फॉर्म भी अफेक्ट करता है। सिक्स पॉइंट क्या है, ड्रग इंटरेक्शंस। ड्रग इंटरेक्ट कभी कभी इंटरेक्ट कर देती है खाना या फिर गैस्ट्रिक एसिड वगैरह से। तो सम ड्रग्स फूड में डिक्रीज और इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। कभी कभी खाना की वजह से अवशोषण कम हो जाता है फिर अधिक हो जाता है, मतलब कम हो जाता है या फिर अधिक हो जाता है, राइट। तो कुछ दवाएं भोजन अवशोषण को कम या अधिक कर सकती हैं, राइट। तो ये भी एक फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं। आगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है, जैसे एज बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई ओल्डर मैन है, ठीक है, 60-70 साल का है, उसका लीवर खराब हो गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये भी अफेक्ट करेगा। गैस्ट्रिक पीएच की वजह से अफेक्ट करता है। डिजीज कंडीशन, किसी को कोई डिजीज है ऑलरेडी, जैसे बीपी के पेशेंट है या फिर बहुत क्रोनिक डिजीज है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, अफेक्ट करता है। ब्लड फ्लो अफेक्ट, अगर ब्लड फ्लो स्लो हो रहा है तो ये भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो आयो गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिक पीएच रोग की स्थिति और रक्त प्रवाह और शोषण को कम करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हमारे ड्रग क्या होता है भैया, अफेक्ट करता है, राइट। 100% पास होने की गारंटी के साथ अगर आप अपनी बी फार्मा एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे वन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप में हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आपको टॉप 20, टॉप 30 क्वेश्चंस, बैंक सीरीज एंड मॉडल पेपर का एक्सप्लेनेशन सिंपल एंड क्लियर वे में दिया गया है। अगर आप हमारे ऐप में दिए गए कंटेंट को प्रॉपरली तरीके से फॉलो करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप अपने एग्जाम को कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकते हो। हमारे ऐप में आपको पूरी प्रिपरेशन के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस एंड यूजफुल कंटेंट मिल जाएगा। तो भाई देर किस बात की, अभी जाओ आप प्ले स्टोर पे हमारे वार फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को और भी जबरदस्त बनाओ।